लेबर कोड के माध्यम से हम लोग जहां मजदूरों को लाभ देने जा रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो देश में जो न्यूनतम वेतन है वो लगभग 30% वर्कर्स ही उसका लाभ उठा पाते हैं। समय पर उनका वेतन का भुगतान नहीं हो पाता। अनऑर्गेनाइज जो असंगठित क्षेत्र है उसमें ये दिक्कत है और इसीलिए यूनिवर्सलाइजेशन की जो बात कही गई है कि न्यूनतम वेतन की यूनिवर्सलाइजेशन की जाएगी, पूरे देश भर में एक जैसा उसका हो, कम से कम एक न्यूनतम वेतन गरीब से गरीब मजदूर को मिले, इसके लिए इस कदम को उठाया गया है। और जो क्षेत्रीय असमानता है, जो रीजनल डिस्पैरिटी है न्यूनतम वेतन में, उसको भी इसके माध्यम से दूर किया जाएगा, वैधानिक रूप इसको दिया जाएगा और नेशनल फ्लोर वेज इसमें इंट्रोड्यूस की जाएगी। यही नहीं, जो इसको तय करने के तरीके हैं मिनिमम वेजेस, उसको और सरलीकरण इसका किया जाएगा ताकि इसमें कंप्लायंस ज़्यादा हो और रुकावटें कम हो। नियुक्ति पत्र भी सभी मजदूरों को मिलेंगे और यही नहीं, साल में एक बार स्वास्थ्य का चेकअप भी होगा, हेल्थ चेकअप भी इनका होगा और जो खतरनाक क्षेत्र में काम करने वाले, जहां खतरा रहता है, ऐसे क्षेत्रों में काम करने वाले जिनके काम करते हैं मजदूर, उनके लिए ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कोड भी लाया जाएगा जो उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे। यही नहीं, पोर्टेबिलिटी जो है वेलफेयर बेनिफिट्स की, ये भी सभी प्रवासी मजदूरों को मिलेगी और ईएसआईसी का लाभ भी, इसका भी पैन इंडिया पूरे देश भर में इसकी कवरेज सभी जिलों में हमारे मजदूरों को मिल पाएगी। चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट जो संस्थान है वो 10 से ज़्यादा वाला है, उतने तक का है। और इसके अलावा मैंडेटरी ईएसआईसी कवरेज भी नोटिफिकेशन से माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट ने सभी एम्प्लॉयज़ को, जो ऐसे खतरनाक क्षेत्रों में काम करने वाले, उनके लिए होगी। सोशल सिक्योरिटी स्कीम भी गिग वर्कर्स के लिए और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए मिलेगी। रीस्किलिंग करनी बहुत ज़रूरी हो गई है क्योंकि जो लोग वापस गए हैं काम करने के लिए, उनको वापस उनको स्किल प्रदान करके वहां पर उनका कैसे लाभ मिल सके, रोजगार मिल सके, इस दिशा में भी काम किए जाएंगे। और सोशल सिक्योरिटी फंड का भी असंगठित क्षेत्र के लिए प्रावधान करने का हम प्रयास करेंगे, प्रोविजन किया जाएगा। और जो महिलाओं के लिए कामकाज के क्षेत्र खुले हैं, उसमें रात्रि के समय अगर काम करना पड़ता है, ड्यूटी करनी पड़ती है, तो उसमें सेफगार्ड्स अलग अलग तरह के लाए जाएंगे। Quickly of yesterday's, you know, we've spoken about 3 lakh crore emergency working capital facility. We have also spoken about no global tenders for 200 crore, up to 200 crore for Indian, small companies also to bid for those and so on. So yesterday's announcement, I thought I'll very quickly give you. I will be providing this one slide. I'm spending not very much of a time on that. I'll move over to talking about one thing there. If you can please go back to the previous slide. One thing there on the tax deduction at source and tax collected at source, where we've reduced the rate by 25%. I will, after the presentation, have Revenue Secretary give you a clear explanation of who it includes and who it doesn't. So the TDS and TCS explanation, you have the Finance Secretary next to me who is also the Revenue Secretary who will be able to explain it. But otherwise that slide will be given to you. So instead of going too much into detail, I just want to highlight the fact the EPF support of paying 24%, the 12% of employer, 12% of the employee is borne by the Government of India. 24% is being borne by the Government of India for the past 3 months, and we have extended that for the next 3 months also. June, July, August is also getting added. This is something which I did mention yesterday. And similarly for others, it has been reduced from 12 to 10% for the employer and the employee. However, the employee will get the 10% for the private,
for the government-related public sector undertakings, where the government pays the 12+12. पिछले कल जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के लिए घोषणा की गई थी, उसका बड़ा कारण ये भी है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने 12 तारीख के भाषण में कहा भी था कि हमारे लघु मंझोले उद्योग जो हैं, ये जो हमारे एमएसएमई हैं, ये करोड़ों लोगों की आजीविका का साधन है, जो आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारे संकल्प का मजबूत आधार है। और इसीलिए पिछले कल लाखों करोड़ रुपए का जो बेनिफिट दिए गए, मैं कहूंगा सहयोग दिया गया। इन लोगों ने कभी मदद नहीं मांगी, सहयोग मांगा, और सहयोग देने का काम कल भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में किया है एमएसएमई सेक्टर के लिए। और उसमें ही एक बड़ा सहयोग था, मार्च अप्रैल मई महीने में एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 12% एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का हिस्सा भारत सरकार दे रही है, और अब इसको अगले 3 महीने जून जुलाई अगस्त तक और बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा जो 12% दोनों को देना पड़ता था काम देने वाले को, अब उसको 10% कर दिया गया है। लेकिन जो भारत सरकार के सेंट्रल पीएससीज हैं, वो अपना 12% ही देंगे। I go over to today's announcements. I said there are three steps that we want to explain about the migrants. The first thing relates to free food grain. Free food grain supply to all migrants for the next 2 months. How is this? You are aware, we had already announced that for the public distribution system based, card based people who get a regular quota of rice or wheat and in their residences, we had added free 5 kgs for them, either of rice or wheat, and also said 5 kgs per individual, but per card 1 kg of pulse was announced earlier, and that additional 5 per month kg of wheat or rice was being given free. That was made clear. Now what we are saying is that continues, that remains intact. But for those who are non-card holders, meaning they are neither under the National Food Security Act, nor are they holders of any state level cards, for them they shall be given 5 kgs per person of wheat or rice, or 1 kg of chana, so that is for per family. And if the person is remaining without card, he can also get it. We are engaging with the state governments to make sure that they know where these migrants are, they can approach them and give them, because most of these migrants who have no cards are staying in those camps which are being run either by the government or by the NGOs, and therefore, based on a rough assessment which has been given to us by all the state governments, we think there are about 8 crore migrants for whom benefit will reach through this free food grain supply. The central government will take the cost and they will not be charged. 3,500 crores will be spent on this intervention within the next 2 months. So I know migrants are also moving out, either they are going back, very few are coming back. Irrespective, we are saying for the next 2 months, they shall get free rice or wheat and also 1 kg per card, per family. Without card also, you can get your rice, wheat or wheat or chana. So this will reach through the state governments. State governments will be implementing agencies. They will identify the migrants. They will take care of the full distribution, and they will provide the details. The initial assessment is what I've told you. The numbers may change depending on how the state governments are going to. We made provision for this many. That's exactly what I want to convey. प्रवासी मजदूर जो भारत और मैं कहूँगा राष्ट्र निर्माण में लगे हैं, उनके लिए राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए ऐसे 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों के लिए 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान मोदी सरकार करवाने जा रही है। जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में नहीं आते या जिनको राज्यों का राशन कार्ड नहीं मिल पाता या उसकी बेनिफिशियरी लिस्ट में नहीं है,
वो भी इससे वंचित ना रह जाएं। ऐसे 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों के लिए 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान, यानी कि उनको 5-5 किलो गेहूं या चावल मिलेंगे और साथ में 1 किलो चना, प्रति फैमिली 1 किलो चना और प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं और चावल भी अगले 2 महीनों तक मिलते रहेंगे। इसके लिए मोदी सरकार 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान कर रही है। इसको लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। The next point is, I go back to referring to the Prime Minister's address to the nation, where he said 5 pillars, and one of them is talking about technology-driven systems. This is one classic example for that, where in order to benefit migrant workers, we are coming up with a national portability of the cards, which is public distribution ration cards can be used in any ration card, any ration shop, in any part of the country as you move along. So, if there is a ration card holder, today he is in Bihar or Karnataka, tomorrow he moves to Rajasthan, he can take his food ration from any ration shop in that state. So, national portability, which is now being defined as one nation, one ration card. One nation, one ration card will be implemented, and by August 2020, which is another 3 months, within 3 months, 67 crore beneficiaries in 23 states, which means the 67 crore beneficiary is 83% of all the PDS population that we are talking about. 83% of all the PDS population will get covered by this one nation, one ration card. And we assure 100% coverage of national portability of these cards by March 2021. 83% is already done. So all the states and union territories will complete full FPS automation by March 2021. आज के समय में अगर देखा जाए तो जो प्रवासी मजदूर था उसको सबसे बड़ा संकट आया, लेकिन टेक्नोलॉजी के माध्यम से आने वाले समय में उनको कभी भगवान ना करे कोविड-19 जैसी स्थिति ना आए, लेकिन अगर कुछ भी होता है, स्थिति ना भी आए, वैसे भी चले, तब भी वो देश के किसी कोने में हो, वो कहीं पर भी अपने राशन कार्ड का इस्तेमाल कर सकें। वन नेशन वन राशन कार्ड, ये योजना हम लाने वाले हैं और इसके माध्यम से आप देश के किसी कोने में भी किसी भी उचित मूल्य की दुकान से अपना राशन ले सकते हैं, जिसको हम डिपो भी कहते हैं, राशन डिपो भी कहते हैं, ताकि राशन वितरण प्रणाली से जो आपके हिस्से का आप उसको ले पाएं। और इसका अगर देखा जाए तो आज तक टेक्नोलॉजी के उपयोग से, चाहे वो जनधन खाते हो, आधार नंबर हो, मोबाइल हो, इसके माध्यम से पारदर्शिता मोदी सरकार लेकर आई और लाखों करोड़ पिछले कुछ वर्षों में बचाया भी है और वापस गरीबों के उत्थान के लिए लगाया। तो इससे भी जहां गरीब को लाभ मिलेगा देश के किसी कोने में राशन लेने के लिए, वहीं पर देखा जाए तो 23 राज्यों में 67 करोड़ बेनिफिशियरी जो हैं वो 83% पीडीएस की पॉपुलेशन वो अब तक इस पे कवर हो चुकी है और मार्च 2021 तक हम 100% उसको कवर कर लेंगे नेशनल पोर्टेबिलिटी में, ताकि वो देश के किसी कोने में जाकर भी अपने राशन कार्ड का इस्तेमाल कर सकें। ये अपने आप में क्रांतिकारी कदम गरीब मजदूर, प्रवासी मजदूर के लिए होगा कि वो देश के किसी भी कोने में जाकर अपने हक का राशन किसी भी राशन डिपो से ले सकता है, ऐसा उसके लिए सुविधा होगी। The last step for the migrant workers, we spoke about their food, their ration, portability of their ration. Now I'm talking about affordable rental accommodation for the migrant workers or the urban poor. Government has plans to launch, and very quickly it shall launch under the PM Awas Yojana for the migrant labor and urban poor, a particular scheme of affordable rental housing scheme, whereby we have 3 different ways in which we want to achieve it. We are asking incentivizing manufacturing units, industries, institutions and associations to, on their private land, build and develop affordable rental housing complexes.
And we are also converting a lot of government-funded housings in major cities which are remaining vacant into affordable rental housing accommodation. They can become affordable rental housing complexes, and this shall be done on a PPP mode through concessionaire agreements, through which they can invest somewhat some money to keep it up and also somewhat some money to make it ready, and then derive the rental, like the way the roads have, the toll little collections. Similarly here they can collect small amount of rent and make some arrangement. Incentivizing also state governments to do the same. Central government organizations will also undertake in similar lines. The detailed guidelines will come from the ministry sooner. So urban migrants, urban poor now can look forward to having at least some basic rental accommodation for themselves. प्रवासी मजदूर और शहरी गरीब के लिए जहां वो काम करते हैं शहरों में, वहां पर कम कीमत पर उनको किराए पर मकान मिल पाए, रहने की सुविधा मिल पाए, इस बड़ी योजना का संकल्प लेकर मोदी जी आए हैं। और मेरा मानना है कि जिस तरह से हर घर को बिजली, हर गांव तक बिजली पहुंचाने का काम, हर व्यक्ति का बैंक खाता खोलने का काम, हर बहन को गैस सिलेंडर देने का काम, और 2022 तक हर गरीब को सर ढकने के लिए छत देने का काम मोदी सरकार करने वाली है, उसी तरह से एक बहुत बड़ी योजना ये भी है कि कम कीमत वाले कम किराए वाले ऐसे घर आने वाले समय में मिलेंगे, और जिसका प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इस योजना को लाया जाएगा, जो कि हमारे अब के बने हुए घरों को भी उसमें इंक्लूड कर सकती है, जो सरकार के अभी बने और कुछ जगह खाली होंगे। उद्योगपति अपनी जमीन पर बनाना चाहें तो उनको भी इंसेंटिवाइज करके करेंगे, ताकि वो भी अपने काम करने वाली मजदूरों के लिए अपनी फैक्ट्री या उसके आसपास रहने की व्यवस्था बनाएं, या राज्य की सरकारों को, उनकी एजेंसियों को हम लोग प्रेरित करेंगे, लाभ देंगे, ताकि वो भी अपने राज्य में काम करने वाले ऐसे मजदूरों के लिए सुविधाएं तैयार करके दें। I move over to the Sishu loans of Mudra. This is a way in which we are going to help the smallest of small credit takers from the banks, where after the RBI giving 3 months moratorium, when they come back to have to pay the interest, the EMI, they will have a little problem, and we want to support them with some interest subvention. Incentive being, if you pay in time promptly, you get that 2% incentive, interest subvention incentive. So the current portfolio of Mudra Sishu loans, Mudra has 3 different types of loans. The Sishu is up to 50,000 is what they take as loan, only 50,000 rupees or less. People who have taken loans 50,000 or lesser, after the 3-month moratorium, when they come back to paying the EMIs, will have for the next 12 months an interest subvention support which will be of 2%, and that support will entail a total relief of 1,500 crores, which is for all the Sishu loan holders. Now, I just want to give you a broad indication of number. I don't think it's possible for me to straight away tell you the exact number, but I can indicate to you, because up to 50,000 will mean some people will have 10,000, some might have 15,000, some others might have 20. So actually, to get the actual number of beneficiaries, I might need a little more time, but roughly, if this outstanding is 1.62 lakh crores, if the total outstanding of Sishu loans under the Mudra category is 1.62 lakh crores, and on the assumption that all of them have taken 50,000, the maximum limit, it will be something like 3 crore, more than 3 crore people. And therefore, if this 3 crore is a conservative estimate, it can be slightly more than that. It will benefit. This 2% interest subvention will benefit about 3 crore people who are beneficiaries of the Mudra Sishu loan. I'm not talking of all the 3 categories, only the Sishu category, which means 50,000 or less loans.
जो मुद्रा शिशु ऋण श्रेणी में लोग आते हैं उनके लिए 1500 करोड़ रुपए की जो ब्याज में राहत देने की योजना मोदी सरकार लाई है ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति को उसका लाभ मिल सके। 1,62,000 करोड़ रुपया आज तक इस मुद्रा शिशु लोन के अंतर्गत दिया है जो आउटस्टैंडिंग है, और इस योजना के माध्यम से लगभग 3 करोड़ ऐसे लोगों को लाभ मिलने वाला है और ये कुल लाभ 1500 करोड़ रुपए के लगभग होगा। जो देश भर में मुद्रा शिशु लोन वाले हैं उनको 1500 करोड़ रुपए का लाभ इस योजना के माध्यम से मोदी सरकार देगी कि उनके ब्याज में 2% की राहत छूट नरेंद्र मोदी जी की सरकार वहन करेगी, यानी कि मोदी सरकार उसका खर्चा उठाएगी और गरीब को राहत देगी। The next step is towards street vendors, for whom we are giving a special credit facility for about 5,000 crores of rupees. This is going to be because most of their livelihood has been adversely affected. Street vendors have not been allowed to do anything during the lockdown, and therefore within a month the government will launch this special scheme which will facilitate easy access to credit for all the street vendors. And when I say all the street vendors, there are 50 lakh street vendors as per one estimation which comes from all the state governments. 50 lakh street vendors will be able to avail of the 5,000 crore special credit facility through which once the lockdown is lifted they can start their business back, they can buy their products to sell and so on. So 50 lakh street vendors will be taken care of. We are giving an initial working capital of up to 10,000 rupees, and for this we expect a liquidity provision of 5,000 crores will be made by the government. तो जहां एक और श्रमिक और प्रवासी मजदूरों के साथ साथ रेडी लगाने वाले, पटरी पर सामान बेचने वाले जो हमारे श्रमिक साथी हैं, जो घरों में काम करने वाले भाई बहन हैं, जो ठेला लगाने वाले हैं, इन सबको कोविड-19 के समय इस पिछले 2 महीनों में बहुत सारी तकलीफ का सामना करना पड़ा और इन्होंने बहुत ज्यादा त्याग भी इसके लिए किया है। और ये 5,000 करोड़ रुपए की विशेष सुविधा केवल इनके लिए, रेहड़ी ठेला लगाने वाले, पटरी पर सामान बेचने वाले श्रमिक साथी इनके लिए लेकर आए हैं। ये 10,000 की इनको प्रति व्यक्ति सुविधा मिल सकती है, क्योंकि किसी को चाय बेचनी है, सब्जी बेचनी है, कुछ और बेचना है, तो 2,000 10,000 तक वो अपना सामान लेने की उसको सुविधा मिल सकती है। और ये 1 महीने के अंदर सरकार इसको लॉन्च कर देगी। और जो मोबाइल से पेमेंट करेगा, डिजिटल पेमेंट करेगा, उसको इसके ऊपर इनाम भी मिलेंगे। और यही नहीं, डिजिटल पेमेंट्स का एक लाभ उनको और मिलेगा कि उनको आने वाले समय में 10,000 की बजाय ज्यादा पैसा मिल सके, क्योंकि उनका व्यापार लेखा जोखा ध्यान में आएगा तो बैंक भी उनको ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार होंगे। तो डिजिटल पेमेंट को भी इससे बल मिलेगा और लोगों को भी आने वाले समय में अतिरिक्त धन उपलब्ध कराया जा सकता है अपना कामकाज बढ़ाने के लिए। जैसे कल हमने एमएसएमई की केवल डेफिनेशन चेंज की, लेकिन उसका इतना बड़ा इंपैक्ट है कि लोग अपना कारोबार बढ़ा सकते हैं। यहां पर भी डिजिटल पेमेंट से इतना बड़ा बल मिल सकता है कि लोगों को आने वाले समय में कर्ज ज्यादा मिल सकता है और अपना व्यापार बढ़ा सकते हैं। ऐसे लगभग 50 लाख सड़कों पर, रेडी पर, फड़ी पर काम करने वाले, ठेले पर बेचने वाले लोगों को, घरों में काम करने वाले लोगों को लाभ मिलेगा। और 5,000 करोड़ रुपए की सुविधा केवल ये श्रमिक, हमारे पटरी पर काम करने वाले ठेले और रेडी वालों के लिए किसी ने की है, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इसमें दी है। I move to the next, which is generation of, we've gone to the housing. ये करके हम there is a program, that's fine. We wish to give the middle income group, and that too the lowest strata of the middle income group, who get only 6 lakhs to 18 lakhs annual income.
So they are probably above poverty line, all right, and slightly over that, but clearly the middle class, the lowest rung of middle class, who are up to 6 to 18 lakhs only annual income. For them, there is a credit-linked subsidy scheme which was introduced by Government of India in May 2017. This was operationalized from 17, but it was extended only up to 31st March 2020. This scheme benefits a lot of people who want to have simple, affordable houses. So this scheme, which is credit-linked subsidy scheme, is being extended up to March 2021. Government will extend the scheme, and we think over and above over 3.3 lakh crores of 3.3 lakh families which benefited till now, 3.3 lakh families which benefited till now, will now additionally have another 2.5 lakh middle income families which will join in by this 1 year extension that we are offering. That scheme, which started in 2017, was to end in March 2020. We are extending it by 1 more year till March 2021, and we think in this 1 year another 2.5 lakh people will benefit from this so that they can have affordable houses for themselves under this particular scheme, credit-linked subsidy scheme. By doing this, we think we'll immediately be able to spur jobs creation. Immediately the demand for steel, cement and also transportation, heavy duty transportation, will all improve. And construction materials will also come to be demanded. And therefore, this will have immediate impact on the demand side of the हाउसिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए जो मिडिल इनकम ग्रुप है, जिनकी आय 6 लाख से 18 लाख तक की है, उनके लिए 70,000 करोड़ का बढ़ावा देने वाली ऐसी योजना हम लेकर आए हैं, जिससे 6 लाख से 18 लाख की आय वालों को हाउसिंग सेक्टर में लाभ मिलेगा। ये 70,000 करोड़ का बढ़ावा देने वाली योजना है, जो क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम, जो 31 मार्च 2020 तक हमने एक्सटेंड की थी, जिसका लाभ 3.3 यानी कि 3,30,000 के लगभग मध्यम वर्ग के परिवारों को हुआ था। अब इस योजना को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया है और इससे लगभग 2.5 लाख से ज्यादा मध्यम वर्ग के परिवारों को लाभ मिलेगा और 70,000 करोड़ रुपए का इसमें कुल मिलाकर इन्वेस्टमेंट आएगी, जिससे स्टील, सीमेंट, ऐसे मटेरियल से जुड़े हुए, आपके रियल एस्टेट से जुड़े हुए, हाउसिंग से जुड़े हुए सेक्टर्स को भी बढ़ावा मिलेगा। तो लाखों लोगों को मजदूरी के अवसर भी मिलेंगे, तो मजदूरों को भी लाभ मिलेगा और इन सेक्टर्स को लाभ भी मिलेगा और गरीब के ऊपर वाली श्रेणी जो है मध्यम वर्ग की, उसको घरों का लाभ भी मिल पाएगा। I go over to talking about employment creation. Here, we are talking about the Campa funds, about which all of us know. We are not creating a new scheme or anything, but these Campa funds, which have been lying in various states, have now been given a push. 6,000 crore rupees worth projects have already come, proposals have come from states. They are getting approved in the next 10 days. What it shall do for tribals and Adivasis, it will generate employment, because this 6,000 crores proposals which have come from the various states speak of employing people, particularly the tribal and the Adivasi people, for afforestation and plantation related works, for artificial regeneration and also for assisted natural regeneration, and forest management, forest protection, forest wildlife related infrastructure development, wildlife protection and management, and so on. So this is something which the states have actively come forward with proposals which are only about 6,000 crores now, but we have understood from them many more such proposals are awaited,
and that shall immediately create a lot of jobs. Considering that monsoon is fast approaching, this is the time when all these vriksharopan and other things happen, and therefore this scheme is given a special push so that the tribals and Adivasis will have some money in their hands by joining in these work. Somewhat to an extent, some states also want to extend it to semi-urban areas and utilize this fund. That is something which the central government and the environment ministry will take care of addressing it. So semi-urban and partly fringes of urban areas, if they want to use it, it's up to the states and the environment ministry. But largely, this is going to generate employment for the tribals and Adivasis, for forestry related work and forest infrastructure related work, 6,000 crore to start with. रोजगार के और अवसर पैदा हों और विशेष तौर पर आदिवासी इलाकों में, ट्राइबल एरियाज में हो, ग्रामीण क्षेत्रों में हो, तो 6,000 करोड़ के कैंपा फंड्स का सदुपयोग और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए किया जाएगा, जिसमें वृक्षारोपण हो, वनीकरण हो। इस तरह से उस योजनाओं का लाभ आप अलग अलग क्षेत्रों में उठा सकते हैं, विशेष तौर पर ट्राइबल एरियाज में, आदिवासी क्षेत्रों में, और इसके अलावा चाहे शहरी, अर्ध शहरी क्षेत्र हो, ग्रामीण क्षेत्र हो, यहां पर भी आप इन योजनाओं को ला सकते हैं। రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో నమ్మకానికి మారుపేరుగాంచిన సంస్థ ఎస్ఎస్ స్వర్ణ వెంచర్స్ సొంతింటి కలను సాకారం చేసేందుకు అన్ని రకాల హంగులతో అతి తక్కువ ధరలో ఫ్లాట్లు అందజేస్తున్న సంస్థ ఎస్ఎస్ స్వర్ణ వెంచర్స్ కీసర నుండి భోగారం వెళ్ళు రహదారిలో ప్రశాంత వాతావరణంలో 6 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఫ్లాట్లను అందుబాటులోకి తెచ్చింది ఎస్ఎస్ స్వర్ణ వెంచర్స్. అన్ని సౌకర్యాలు అతి చేరువలో అతి తక్కువ ధరలో అందరికీ అందుబాటులో గల ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకునేందుకు వెంటనే సంప్రదించండి, మంచి ఫ్లాట్లను ఎంచుకోండి. ప్లీజ్ కాంటాక్ట్ 9030232291 మరియు 94